नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बात बरेली से। यह एक तरह की श्रृंखला है, एक सीरीज है जिसकी शुरुआत हमने की थी बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से, काशी से, जिसके विषय में स्वयं भगवान शिव कहते हैं मह्यम तद्रूपम, यह मेरा ही तो स्वरूप है। वो काशी विश्वनाथ का दरबार, वहां से हमने इस कार्यक्रम की, इस सीरीज की शुरुआत की थी। और आज हम जिस नगर में खड़े हुए हैं, इसकी किसी भी दिशा में आप चले जाइए, आपको भगवान भोलेनाथ का वही आशीर्वाद मिलेगा, और इसीलिए इसे नाथ नगरी भी कहते हैं। हम आज बरेली में हैं। बहुत सारी पहचान है इस शहर की, बहुत सारी पहचान है। मांझे से पहचान है, सुरमे से पहचान है। यहां के बड़े बड़े अजीम शायर हुए हैं जिन्होंने बरेली को एक नई पहचान दी है, नई दिशा दी है। प्रोफेसर वसीम बरेलवी यहीं के हैं, कहते हैं कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, यह सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो हम बात करने आए आज आपके शहर में, और कोशिश यही है कि बात विवाद में परिवर्तित ना हो, संवाद सकारात्मक हो, क्योंकि सृजन के लिए सबसे जरूरी अगर कोई चीज है तो वो है सकारात्मक रहना। एक नए शायर भी इसी शहर के हैं, आशु मिश्रा, बड़े यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, और उन्होंने कहा कि तुम्हारा दिल कहीं पर खो गया तो कैसी हैरत है, बरेली में तो झुमके तक निकल जाते हैं कानों से। और झुमका बरेली की पहचान बन गया। एक फिल्म आई मेरा साया, ये झुमके से कोई ताल्लुक नहीं था बरेली का, लेकिन गाने से पहचान बने और बरेली वालों ने उसे अपना बना लिया। एक बड़ा सा झुमका, जिस चौराहे पे आप जाएंगे तो मैंने आया तो मैंने देखा, और फिर पढ़ा तो पता चला कि बरेली की कोई खास ताल्लुक नहीं झुमके से, लेकिन एक गाने में आया तो आत्मसात ऐसे कर लिया बरेली वालों ने जैसे झुमका है तो सिर्फ बरेली का है, कहीं का है ही नहीं। और यही यहां के लोगों की पहचान है, मिठास है, कि वो अपना बनाना जानते हैं। और जब हम यहां आए हैं तो ये महसूस भी कर रहे हैं। इसकी पहचान असल में महाभारत काल के उस पांचाल राज्य के रूप में है, जिसके राजा द्रुपद हुआ करते थे, और यहां की राजकुमारी थी पांचाली। यहां के वो वीर राजकुमार जिनके अंदर ये साहस भी था और युद्ध कौशल भी था कि पांडवों, जो वीर पांडव थे, उनकी सेना का प्रतिनिधित्व कर सकें, ऐसे धृष्टद्युम्न इसी पांचाल नगर के रहे हैं। तो पहचान आपके हाथों में, उसके संजोकर रखना भी आपके हाथों में। और जिनके हाथों में यह जिम्मेदारी है कि इस शहर को आगे बढ़ाया जाए, जिनको आप लोगों ने चुनकर भेजा है, उन्होंने विकास कितना किया है, उत्तर प्रदेश में और कितना पोटेंशियल है। हमारे साथ इस वक्त आपके बीच के जाने पहचाने चेहरे उमेश गौतम जी हैं। जोरदार तालियों से आप स्वागत कर सकते हैं। शहर के महापौर हैं, शहर के प्रथम नागरिक हैं। बहुत बहुत स्वागत उमेश गौतम साहब आपका। और श्याम बिहारी लाल साहब हैं, विधायक हैं, फरीदपुर सीट से चुने हुए प्रतिनिधि हैं दोनों। मेरा पहला प्रश्न यह है कि पिछले 5 सालों में आपने बरेली को कहां तक विकसित होते हुए देखा है? कितना आगे बढ़ता हुआ ये शहर, ये नगर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये हिस्सा आपको लगता है? पूरे बरेली में जो काम होने चाहिए थे उससे ज़्यादा काम हुए। आप देखिए कि चाहे वो मलिन बस्तियां हों, जो दलित, जो वंचित, शोषित, जो इस तरीके के जो मोहल्ले थे, उनमें कभी ना तो सड़कें बनी, ना उनमें पानी का कोई व्यवस्था बनी। और आज आप किसी भी इलाके में जाइए तो आपको सड़कें मिलेंगी, सीसी रोड्स मिलेंगे, इंटरलॉकिंग के रोड मिलेंगे, पानी मिलेगा। और सबसे बड़ा काम है कि पूरा नगर, आप किधर से भी एंट्री करें तो आप कोई जगह ऐसी शेष रोड पे नहीं है जहां रोड का विस्तार नहीं हुआ। आज पूरा नगर आपको व्यवस्थित लग रहा है, क्योंकि काम हुआ, लगातार काम हुआ है, और आगे भी इसी तरीके से काम होगा। आगे भी इसी तरह से काम होगा। हमारे साथ उमेश गौतम साहब हैं। सबसे आवश्यक है इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे जरूरी। देखिए, जो शहर बहुत छोटे हों उनमें तो बहुत सारी गुंजाइशें दिखती हैं, लेकिन जो अपने आप में महानगर हों, और उत्तर प्रदेश के बड़े महानगरों में आप अगर गिनेंगे तो बरेली का नाम लिए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेरा सवाल यह है गौतम साहब कि बरेली के महापौर जब आप बने तो कितनी चुनौतियां आपके सामने थी, और कितनी पर आपने अभी तक सफलता प्राप्त कर ली है? बरेली की जनता ने जब मुझे महापौर की कुर्सी पर बिठाया तो चुनौतियां ही चुनौतियां थीं और कुछ था ही नहीं। और चुनौतियां एक नहीं थीं, अनेकों चुनौतियां थीं। सबसे ज़्यादा जरूरी था
यहाँ पर लाइट की व्यवस्था आज़ादी के 70 साल तक मात्र 30,000 लाइटें बरेली नगर में थीं। जब माताएं बहनें रात को निकलती थीं तो डर के मारे वापस घर में घुस जाती थीं। उन्हें लगता था इन अंधेरी गलियों से कैसे मैं जा सकती हूँ बाहर, कितनी भी इमरजेंसी हो, कितना भी जरूरी काम हो, लेकिन जब तक कोई मर्द घर में ना आए, वही काम करे, वही रात को बाहर जाए, ऐसी स्थितियां थीं। तो आज़ादी के 70 साल में 30,000, लेकिन पूरी बरेली की जनता बैठी है, वो यहाँ गवाही दे सकती है कि इन 4 सालों में हमने 30,000 लाइटें और लगाई हैं। अब बरेली में 60,000 लाइटें, कोई गली अंधेरे में नहीं है। आप किसी गली में चले जाइए, किसी गली में चले जाइए बरेली की, अब वहाँ माताएं बहनें सम्मान के साथ निकलती हैं। उनको लगता है कि अब हम अंधेरे में नहीं, एक उजाले में जा रहे हैं। दूसरा, हमने ICCC यानी कि इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर की स्थापना की है। बरेली में हजारों कैमरे लग गए हैं। हर चौराहे, हर गली, हर रोड पर हमारी नज़र है। नगर निगम कार्यालय में ही उसका ऑफिस बनाया गया है। वहाँ पर 24 घंटे सर्विलांस के लिए पुलिस की टीम भी बैठती है। अब कोई अगर ये बचना चाहे, कोई अपराध करके भागना चाहे और वो ये सोचे कि इस बरेली महानगर से निकल जाएगा, तो वो उसके ख्वाबों की बात होगी, क्योंकि अब कहीं भी निकलेगा वो वहीं पकड़ लिया जाएगा। तो लगातार हम काम कर रहे हैं। एक चैलेंज था, कम से कम 50,000 लोगों की आबादी जो कंजादासपुर, नगरिया परिक्षेत्र, नदौसी, वहां पानी की लाइन तक नहीं थी। देश आजाद हुए 70 साल हो गए थे, लेकिन वहां पानी की लाइन, हमारे कोई भी विपक्षी मेयर रहे लेकिन वो पानी की लाइन तक नहीं दे सके। बहुत बड़ा चैलेंज था। वहां हमने 50,000 घरों को पानी की लाइन दी है, हर एक घर में अब पानी पहुंच रहा है। तो ये बहुत बड़े बड़े चैलेंज थे। जगह जगह पानी भरता था। जब मैं मेयर बना और पहली बारिश हुई तो मुझे ट्रैक्टर पर बैठ के जाना पड़ा था। अपने आप में एक बड़ी बात थी कि शहर के अंदर आपको ट्रैक्टर पे बैठ के जाना पड़े, इतना पानी भराओ। उसके लिए हमने संजय नगर में नया संपवेल बनाया, ढेलापीर पे नया संपवेल बनाया। जहां पानी भरता था, गणेश नगर, सिठौरा, शांति विहार, वहां पर हमने 3.5 किलोमीटर लंबा नाला बनाया। तो हमने सारी जगह ये संपवेल बनाकर अब बरेली में कोई भी जगह ऐसी नहीं जहां पानी भरता हो। अब किसी भी समय कितनी भी मूसलाधार बारिश हो, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि गाड़ी की जगह ट्रैक्टर में बैठ के जाना पड़े। पहले लोग एक पुल की बात करते थे जी कि बरेली में एक पुल बना, वो भी गलत बन गया। लेकिन अब इन 4.5 सालों में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कृपा से बरेली पुलों की नगरी कहलाने लगी है। इसलिए लगातार बरेली तरक्की की राह पर है। बिल्कुल, लगातार बरेली तरक्की की राह पर है, होनी भी चाहिए। लेकिन फरीदपुर का क्या हाल है विधायक जी? फरीदपुर एक ऐसी विधानसभा है इस जिले की जो सुरक्षित विधानसभा है। आज फरीदपुर के हर गांव तक सड़क है, हर गांव तक बिजली है और 360 गांव में इस समय ओवरहेड टैंक प्रोजेक्ट जो है वो काम कर रहा है। काम शुरू हो गया है वहाँ पे, कहीं बोरिंग, कहीं ज़मीन का काम। तो ये भी अद्वितीय काम है। और बरेली से हमें बत्ती मिलती थी, बिजली कभी शाहजहांपुर से मिलती थी। हमारे यहाँ 220 का पावर स्टेशन बना है। हमारे यहाँ फरीदपुर के विधानसभा क्षेत्र में कोई टेक्निकल कॉलेज नहीं था। माननीय योगी आदित्यनाथ की कृपा से अभी हमें जो है एक पॉलिटेक्निक मिला जो बनके तैयार होने वाला है। और सबसे बड़ी समस्या थी फरीदपुर में कि रोडवेज बस स्टेशन नहीं था। हर साल सैकड़ों दुर्घटनाएं हो जाती थी। लोग रोड पर खड़े होकर बस का इंतजार करते थे। एक बड़ा नगर है, सैटेलाइट एरिया में देखा जाए बरेली के तो एक बड़ा नगर है फरीदपुर, लेकिन वहां पर बसें नहीं रुकती थी और अब बाईपास से निकल रही थी। महाराज जी की कृपा से, महाराज योगी आदित्यनाथ जी की कृपा से एक रोडवेज बस स्टेशन मिल गया, जिसका लोकार्पण भी बहुत शीघ्र 10-15 दिन में फरीदपुर के लिए हो जाएगा, बनकर तैयार हो गया है। डिग्री कॉलेज कभी बाबू कल्याण सिंह जी ने शुरू किया था और उसमें केवल बीए की क्लासेज चल रही थी और आज उसमें पीजी की क्लासेज हैं। अभी इन्हीं 5 साल में बीकॉम की क्लासेज शुरू हुई हैं और बीएससी की क्लासेज शुरू हुई। तो ये नए जो काम हुए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और फरीदपुर पीलीभीत से जुड़ता है, फरीदपुर बदायूं से जुड़ता है, फरीदपुर शाहजहांपुर से जुड़ता है। तो जो सैटेलाइट एरिया की जो सड़कें थी वो हमें अभी पीएमजीएस 22 से मिली हैं
और उनका भी काम तेजी के साथ चल रहा है। पहली बार जी। जितने आवास फरीदपुर में बने हैं, पहली बार कायाकल्प योजना के तहत स्कूलों का कायाकल्प हुआ है। बढ़िया बाउंड्री, बढ़िया फर्श, बढ़िया सब कुछ बहुत ही अच्छा, और खेल के मैदान भी विकसित हुए हैं। और इसके अतिरिक्त जो है वो सोलर लाइट से उन स्कूलों में प्रकाश की व्यवस्था की गई है और कनेक्शन भी दिया गया है, जिससे फ्रेश वाटर, अच्छा वाटर जो जी। है वो बच्चों के लिए सप्लाई किया जा सके। यानी बहुत से काम है जो गिनाने के लिए। हमारे साथ एक और खास मेहमान है राजीव पांडे जी, जो आपके नगर में तैनात हैं, सिटी मजिस्ट्रेट हैं। बहुत बहुत स्वागत है पांडे जी आपका। और कुछ चीजें जो अधिकारियों से जनता जानना चाहती है वो ये कि प्रोजेक्ट आते हैं, कई बार कह दिया जाता है कि नेताओं का सपोर्ट नहीं है, कई बार कहा जाता है कि अफसर काम नहीं कर रहे हैं, नेता अफसरों की नहीं सुन रहे हैं, अफसर नेताओं की नहीं सुन रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बरेली शहर में ये दिक्कतें नहीं हैं और भविष्य को लेकर, बरेली के भविष्य को लेकर कि ऊर्जा के साथ काम हो, नई दिशा को लेकर काम हो, वो काम चल रहा है? धन्यवाद सभी को। जैसा बरेली शहर का पूर्व से नाम है और ये 252 दिल्ली से और 200-250 के लगभग आगरा से और इतना ही लखनऊ से जुड़ा हुआ शहर है, जो मध्यस्थ पड़ता है और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा बॉर्डर लाइनअप का शहर है, जो विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बहुत समय पहले जहाँ परिवहन की व्यवस्थाएं नहीं थीं, जहाँ अस्पताल बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थे, शिक्षा का स्तर भी बहुत आगे बढ़ाने के प्रयास किए गए। इसमें जैसा कि आपने कहा कि अधिकारी, प्रतिनिधि और नागरिक, ये 3 त्रिकोण के रूप में हमेशा किसी भी विकास के लिए आवश्यक होते हैं। चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, चाहे परिवहन व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, इन सब के लिए सभी जनता का सहयोग, साथ ही प्रतिनिधियों का सहयोग और अधिकारियों का कर्तव्यनिष्ठ रहना बहुत आवश्यक है। बरेली शहर के अंतर्गत चाहे मेयर साहब की जिला स्तरीय बैठकें हों, बोर्ड बैठकें हों, प्रतिनिधियों की बैठकें हों, इनमें समन्वय जिलाधिकारी और कप्तान साहब का और अन्य अधिकारियों का पूर्ण रूप में सहयोग मिल रहा है। बरेली में 3 तरह की सुविधाएं परिवहन की हैं। आप जानते हैं एयरबेस, हवाई अड्डा जो बरेली का प्रमुख है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है जी, उसके लिए हम लोग जो उड्डयन मंत्री हैं उनका घोर घोर स्वागत करते हैं कि पहले दिल्ली से चलती थी, अब बंगलौर और बॉम्बे की भी फ्लाइट हमारे यहाँ से चालू हो गई हैं और समय के अंतर्गत आ रही हैं। लोगों का आवागमन अति शीघ्रता से दिल्ली से, बंगलौर से और बम्बई से व्यापार के दृष्टिकोण से बरेली के लिए हो रहा है। और इसके अतिरिक्त हम लोग रूट जो सड़क मार्ग है और रेल मार्ग है, दोनों मार्गों में अच्छी तरीके से बॉम्बे से लेकर के और दिल्ली और विभिन्न बाहरी शहरों से भी जुड़े हुए हैं। इनके विकास और डेवलपमेंट के लिए प्रयासरत हैं सब लोग। अच्छी व्यवस्था हम दे सकें और जनता को बरेली के लाभ के लिए पूरी तरह से अच्छा कार्य करके दिखा सकें। धन्यवाद। बिल्कुल। मेयर साहब, एक प्रश्न जरूर है, ये ठीक कहा पांडे जी ने कि सबका सहयोग है, जनता सहयोग तो करती है, लेकिन उनके मन का एक प्रश्न भी है कि कई व्यवस्थाएं सुधारने में तय समय से चीजें ज्यादा समय ले लेते हैं। अभी भी बरेली के बहुत से लोगों की शिकायत है कि आपने ठीक है काम किया, लेकिन सड़कें बराबर भी तो तुरंत होनी चाहिए ना। बहुत सी सड़कें, बहुत से इलाके ऐसे हुए हैं जो खुदे हुए हैं, परेशानी भी इसी जनता के नाम आती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम अपना घर भी बनाते हैं तो चाहते सब लोग ये हैं कि एक ही दिन में घर बन जाए, लेकिन ये संभव नहीं है। लोगों को 2 साल लग जाते हैं घर बनाने में। इसी तरह रोडें हैं, रोडें अगर पहले खुदेंगी, उसके ऊपर फिर एक लेयर चलेगी, उसके बाद उसमें दूसरा स्टोन पड़ेगा, फिर एक बार उसकी कुटाई होगी, फिर दूसरा लेयर पड़ेगा, उसको 15 दिन के लिए छोड़ा जाएगा। तो इस तरह से काम होने में समय लगता है, लेकिन अब लगातार काम हो रहे हैं और मैं दावे से कह सकता हूं कि आज़ादी के बाद से इतना काम बरेली में होते हुए बरेली की जनता ने पहली बार देखा है। और आज युवाओं के लिए एक और खुशखबरी की बात है। बरेली के युवा जो आईटी सेक्टर के हैं, उनके लिए खास खुशखबरी की बात यह है कि कल आईटी पार्क के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा उनके आदेश पर आईटीआर में आईटी इंडस्ट्री के लिए, आईटी पार्क के लिए
रजिस्ट्री करा दी गई है, अब आईटी पार्क भी यहां खुलने जा रहा है। तो लगातार काम हो रहे हैं और बरेली की जनता भारतीय जनता पार्टी द्वारा कराए गए कामों को देख रही है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का ही साथ देने जा रही है। ठीक है विधायक जी, एक सवाल ये भी है, जो आईटी पार्क की बात कर रहे थे मेयर साहब, उद्योगों को लेकर स्थिति क्या है? क्योंकि गांव की अगर रीढ़ आप खेती किसानी को मानते हैं तो महानगरों में उद्योगों की बड़ी भूमिका है। उद्योग, मैं फरीदपुर विधानसभा के बारे में बताना चाहता हूं कि इन 5 सालों में लगभग 2 दर्जन से अधिक अच्छी इंडस्ट्री वहां पर आई है। चाहे वो पचौमी का क्षेत्र हो, आप देख लीजिए वहां पे पूरा का पूरा भर गया है। और एक रजऊ से रसुइया वाला रोड है, पूरा का पूरा इंडस्ट्री से भर गया है। एक जेड़ पे एक नया इंडस्ट्रियल एरिया शुरू हुआ, वो पूरा का पूरा भर गया है। भुता रोड पर भी इंडस्ट्री आई है। उसका कारण है 24 घंटे की लाइट उस पूरे रोड पर उपलब्ध है। 220 केवी का पावर स्टेशन बनकर तैयार हो गया है। हमें 5 पावर स्टेशन और मिले हैं और पचौमी के इंडस्ट्रियल एरिया में एक पावर हाउस और मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बरेली और बरेली के आसपास इंडस्ट्री इसलिए डेवलप हो रही है कि यहाँ पर रैंसम का धंधा नहीं चलता, यहाँ पर कोई भी गुंडागर्दी नहीं है किसी तरीके की। और योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद प्रदेश में जो माहौल बना, उससे इंडस्ट्री जो भाग रही थी, जो हिमाचल जा रही थी, जो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड जा रही थी या कहीं और जा रही थी, वो रुकी है। और लोगों के मन में ये विश्वास है कि यहाँ पर सुविधाएं हैं, यहाँ पर परेशानी नहीं हो रही है। इसलिए लगातार इंडस्ट्री बरेली और बरेली के आसपास के इलाके में आ रही है। बिल्कुल, यही एक असल में क्या कि रोजगार से भी जुड़ता है। और मेयर साहब, ये भी अहम सवाल किसी भी राजनीतिक दल से पूछा जाता है जो चुनाव में जाने वाला हो कि रोजगार के पैमाने पर क्या किया गया है। ये इंडस्ट्री सहायक है या कुछ और भी प्लानिंग है युवाओं को लेकर, उनके रोजगार को लेकर? लगातार हम युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं। जिस तरह मैं अभी आपको बता रहा था कि पार्क हमने बनाए हैं, उन पार्कों में एक अच्छे रेस्टोरेंट अच्छे युवाओं को दिए गए हैं, जिससे कि वो युवा चला रहे हैं। और उन्होंने बरेली के लगभग 200 युवाओं को नौकरियां भी दी हैं। इस तरह के काम लगातार हम बरेली में कर रहे हैं। बरेली बहुत तेज़ी से रोजगार के अवसर के लिए बढ़ रहा है। मैं यहाँ पर ख़ास तौर से जो कानून व्यवस्था है वो इतनी मजबूत हो गई है कि अब इंडस्ट्री वालों को डर नहीं लगता। इंडस्ट्री लगाने में या इंडस्ट्री कितनी भी बड़ी स्थापित करने में उनको कोई डर नहीं। सिंगल विंडो सिस्टम है, उनको कोई भी लाइसेंस लेने हो उसमें उन्हें कोई दिक्कत नहीं। इसलिए बरेली में लगातार इंडस्ट्री आ रही है और रोजगार मिल रहा है। बिल्कुल। और पांडे जी, इन सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करना आप लोगों का काम है, योजनाएं बनाना या उसका विजन रखना जनप्रतिनिधियों का काम है। आप ये बताइए कि फ्यूचर प्लानिंग क्या है बरेली को लेकर, और आपकी सेवाएं तो कई और बड़े नगरों में भी रही हैं। कितना पोटेंशियल आप इस क्षेत्र में जिले के अंदर देखते हैं कि आगे बढ़ सकता है? अभी बरेली के विकास के लिए और यहाँ की शांति व्यवस्था के लिए कुछ कार्य करने आवश्यक हैं। सबसे बड़ी कानून व्यवस्था है। यहाँ बड़े 2-3 मेले लगते हैं और उसका बहुत बड़ा मेला लगता है जिसमें लाखों की संख्या में भीड़ आती है। चौबारी मेला अभी हम लोगों ने कराया था रामगंगा का, वो भी बड़ा मेला है। कानून व्यवस्था की दृष्टिकोण से काफ़ी सुधार हुआ है। फिर भी इस पर आयोजित बैठकों के और जो कमियां परिलक्षित होती हैं उनको और सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। दूसरा, जो शहर की ट्रैफिक व्यवस्था है, मेयर साहब ने अभी बताया कि चौड़ीकरण हो रहा है, चौराहों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा और जब ये कार्य हो जाएगा तो यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था में भी सुधार होगा, जिसको सुधार किए जाने की व्यवस्था है। चौराहों, पतले रास्तों पर जाम की स्थिति अब आगे चल कर के शेष नहीं बचेगी। तीसरी जो आवश्यकता है ओवर ब्रिजों की और पुलों की है। जो हमारा रामगंगा के पास पुल है वहाँ पर जाम की स्थिति बनती है, तो वो रेलवे लाइंस के आसपास ऐसी व्यवस्था, मैं प्रतिनिधियों से आग्रह करूँगा कि उन पर ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे उधर जाने के लिए कभी राजेंद्र नगर या उधर उस साइड में कभी जाम की स्थिति न पैदा हो। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो बरेली के लिए आवश्यकता समझी जा रही है वो पार्किंग व्यवस्था की समझी जा रही है। जगह जगह मोटरसाइकिल, स्कूटर, गाड़ियां जो खड़ी हो जाती हैं उससे आम जन को बड़ा प्रभावित होती हैं। जिस तरह से बड़े शहरों में पार्किंग की व्यवस्थाएं की गई हैं
उस तरह की अगर पार्किंग व्यवस्था की तरफ को हमारी कार्य योजना बढ़े तो हमारी जो बरेली की पब्लिक है उसको एक जाम से निजात मिलेगी, एक समय से पहुंचने में निजात मिलेगी। इसके लिए आगे कार्य करने की महत्वपूर्ण योजना है। तो मैंने जिला अधिकारी महोदय से भी इन सब बातों में विचार विमर्श किया है। तो ये सारी चीज़ें कर दी जाएं तो जो बरेली आदर्श और स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है वो अति शीघ्र और पूर्णता को प्राप्त कर लेगा। धन्यवाद। बिल्कुल, ये असल में क्या है कि अफसर जो हैं वो व्यवस्थाएं बनाने का काम करते हैं, और पांडे जी इशारों में ये कह गए कि एक मल्टी लेवल पार्किंग भी हो और एक नहीं 2-3 जगह जहां बड़ी बड़ी हैं वहां पे हो। तो ये प्रोजेक्ट पास कराना आपका काम, व्यवस्थाएं बनाना इनका काम। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रोजेक्ट पास हो चुका है, 4 मल्टी लेवल पार्किंग के टेंडर भी हो चुके हैं। जल्दी से जैसे ही कंपनियां उसमें पार्टिसिपेट करेंगी, बरेली 2022 में ही मल्टी लेवल पार्किंग भी देखेगा और उसमें अपनी गाड़ियां भी खड़ी करेगा। उपलब्ध हैं, कोई अब ऐसा बाजार नहीं जहां पर प्रसाधन ना हो। डेयरी की जहां तक बात है, डेयरी हमें लगती तो खराब है लेकिन दूध भी हम लेना चाहते हैं। ऐसे में ये बहुत बड़ी समस्या है कि उसको शिफ्ट कैसे किया जाए। हमने सीबीगंज में जगह देखी है, सभी डेयरी वालों को हमने बुलाया था, उनसे बातचीत करी थी और उनको कहा था कि भाई आप वहाँ पर शिफ्ट होइए। बहुत ही नॉमिनल लीज रेंट पर 2 कमरे का मकान भी उसमें हम बना के देंगे और 1000 गज में आपको डेयरी की जगह देंगे। काफ़ी लोग उसमें सहमत हो गए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी सहमत नहीं हुए हैं, पर मुझे लगता है कि बहुत जल्दी लोग सहमत हो जाएंगे और ये डेयरियाँ शिफ्ट होनी शुरू हो जाएंगी। बस मैं मेयर साहब को ये सुझाव देना चाहता हूँ कि वो जो रोड चौड़ी हो रही हैं उनका इस्तेमाल हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि वहाँ पर खंबे, लाइट के खंबे अभी भी बीच में हैं। वो किसी तरीके से एक दोनों विभाग आपस में सामंजस्य बिठा के और उन खंबों को अगर साइड कर दिया जाए तो हम लोग जो है उन चौड़ी रोड की पूरी व्यवस्था को यूज़ कर पाएंगे। धन्यवाद। स्टेडियम रोड की मैं अगर बात करूं तो वहां पर खंबे शिफ्ट हो गए हैं। जो सिविल लाइन एरिया है वहां अंडरग्राउंड वायरिंग की तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि वो वायरिंग हो जाएगी उसके बाद वो खंबे शिफ्ट होंगे। तो कहीं भी जहां चौड़ीकरण हो रहा है वहां पर कोई भी खंबा बीच में नहीं रहेगा, वो सारे खंबे हटेंगे। थोड़ा सा समय लग रहा है लेकिन काम होता हुआ अभी भी आप जाके देख सकते हैं कि काम हो रहा है। 3 महीने के अंदर सारे खंबे शिफ्ट हो जाएंगे। बोलिए। मेरा सवाल मेयर साहब से है कि हमने पुल बहुत खूबसूरत बनाए हैं, सारी चीज़ें बहुत व्यवस्थित हैं, निश्चित तौर से बधाई के पात्र हैं, लेकिन एक समस्या तुरंत हम सब में अटैक करती है, वो ये है कि पुलों के नीचे अतिक्रमण भी उतनी ही तेज़ी से शुरू होता है। सैटेलाइट के पास पुल है तो वहाँ से जो हमारे खाना बदोश लोग हैं उन लोगों ने पूरा अतिक्रमण किया हुआ है। कहीं पर ठेले वाले उस पुल के चारों तरफ से अपने ठेले लगाकर खड़े हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जितनी हमारे नगर निगम द्वारा फुटपाथ बनाए गए उस पर सारे मैकेनिक्स बैठ रहे हैं जिन्होंने अपना कच्चा इनक्लोजमेंट करके नंबर प्लेट्स वगैरह लिखने का, गाड़ी रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया है। हम चाहते हैं कि हमारा शहर सुंदर हो, हम सब पार्किंग उन जगहों पे कर सकें, लेकिन जो पार्किंग आज की तारीख में भी है वो अतिक्रमणकारियों ने सब घेरी हुई है। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपा कर इस पर भी अपने विचार दें। बरेली की जनता गवाह है कि जो अतिक्रमण हटाने का अभियान हमने चलाया था वो भी कभी बरेली ने देखा नहीं, इतना भयंकर अतिक्रमण हमने हटाया था। लेकिन बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण होते हैं जहां पर कभी कभी ऐसा लगता है कि व्यवस्था चरमरा ना जाए, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जहां तक लोगों की बात है कि जो पुल के नीचे रह रहे हैं उनको लगातार हम समझा रहे हैं कि हमारे रैन बसेरे हैं, वहां पर बहुत अच्छी चारपाई, बहुत अच्छा बिस्तर, हम सारी सुविधा दे रहे हैं वहां पर, लेकिन वो लोग वहां शिफ्ट होना ही नहीं चाहते। बहुत सारे हमने एनजीओ से बात की है कि उनको समझाने का प्रयास करें, कोशिश करें और उनको समझा बुझाकर किसी तरह उनको रैन बसेरे में शिफ्ट करें। तो ये प्रयास लगातार जारी है। मुझे लगता है कि थोड़े बहुत दिनों में ये उनको भी समझ आएगा, उनके भी बच्चे, उनके भी परिवार है कि सड़क पे रहने से अच्छा है कि हम कम से कम रैन बसेरे में चले जाएं। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो रैन बसेरे में चले जाएंगे। और अतिक्रमण की जहां तक बात है, अगर ये अतिक्रमण कार्य आसानी से नहीं हटेंगे, बहुत प्यार से इनको कहा जाएगा एक बार फिर से कि वो हट जाएं, नहीं तो बरेली फिर से एक अतिक्रमण अभियान देखेगा। ठीक है, अब कुछ प्रश्नों
जो विधायक जी से भी हों और सिटी मजिस्ट्रेट साहब से भी हों। मेरा ये सवाल तो माननीय मेयर साहब से ही है जी। क्योंकि अभी तक जितनी भी विकास की बात हो रही है, शायद हम लोग कोई विकास का आपको सुझाव नहीं दे सकते हो कि विकास तो आप सभी जगह कर रहे हैं। और बरेली शहर में देखने वाले जितने भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि बरेली खुदा पड़ा है, ये एक उनका थोड़ा सा देखने का तरीका गलत है। उन्हें ये समझना चाहिए पूरे बरेली में काम चल रहा है। एक अच्छी बात मैं आपसे एक सुझाव जैसे कह सकते देना चाहूँगा कि स्मार्ट सिटी तो डेवलप हो रहा है, लेकिन स्मार्ट सिटीजनशिप के लिए हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप एक बहुत नामी और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन भी हैं, मैं चाहता हूं कि एक मेयर की पाठशाला का शुरुआत आप करिए जिसमें बरेली के प्रोजेक्ट्स को बताइए आप, और जितने भी यहाँ पर यूथ हैं हमारे, क्योंकि मैंने देखा है जैसे रेड लाइट आपने शुरू करी तो रेड लाइट से पहले जाम नहीं लगता था, रेड लाइट के बाद जाम लगने लगा। कहीं ना कहीं ये जो नॉलेज है, ये जो अवेयरनेस है, इसकी कमी पड़ रही है। तो आप, क्योंकि आप इतने ज़्यादा सोशली कनेक्टेड रहते हैं, तो एक मेयर की पाठशाला शुरू करिए जिसमें आप सब लोगों को ये बताएं कि क्या प्रोजेक्ट्स हैं और हमको कैसे आगे चलना है। बहुत अच्छा सुझाव है और जल्दी ही इस पे अमल किया जाएगा। ट्रैफिक लाइट के जहाँ तक बात है, वो एसपी ट्रैफिक साहब से कह के हमने सारे स्कूलों में ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। काफ़ी जगह, क्योंकि अभी कोरोना के कारण फिर से स्कूल बंद हो रहे हैं, लेकिन काफ़ी स्कूलों में क्लास हुई हैं, बच्चों को भी सिखाया गया है जिससे वो अपने घर में जाके पेरेंट्स को भी सिखा सकें। और हमारे यहाँ ICCC में एक ITS भी लगा है, वहाँ पर यानी ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम भी हमारे पास है कि अगर रेड लाइट पर कहीं भी ये दिखता है कि यहाँ पर थोड़ी देर हो रही है और वहाँ ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो उसको हम अपने कंट्रोल रूम से ही खोल सकते हैं। ये व्यवस्था भी हमारे पास है, इसलिए कहीं भी ट्रैफिक जाम होने की स्थिति नहीं होने दी जाएगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। जी बोलिए सर, बोलिए। हेलो सर, मैं सुभाष नगर से हूँ और मेयर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने पुलिया के लिए जो बजट पास कराया है। सर, एक बहुत बड़ी शिकायत सुभाष नगर के सभी वासियों की तरफ से मैं शेयर करना चाहूँगा। पुलिया से लेके जो सुभाष नगर मार्केट जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ तक की सड़क आज तक मैं समझता हूँ किसी जनप्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया होगा, पूरी टूटी हुई है, जगह जगह गड्ढे हैं। पैचिंग तो दूर, बनना तो दूर, लेकिन पैचिंग तक नहीं हुई है। आप लोग एक बार सर इस चीज़ का थोड़ा मतलब ध्यान अपना आकृष्ट करें कि पुलिया से लेके जो सुभाष नगर मार्केट स्टार्ट होता है वहाँ तक के बीच में जो सड़क है पैचिंग ही करा दें, अगर सड़क नहीं बन सकती हो तो। थोड़ा रिक्वेस्ट सर आपसे। जरूर कोशिश की जाएगी कि कल से ही वहाँ पैचिंग का काम शुरू हो जाए। ठीक, पूछे सर। मेरा सवाल ADM साहब से है। जिस हिसाब से हमारी उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार विकास के कार्यों को बहुत तेज़ी से कर रही है, मैं ये महसूस करता हूं कि उस हिसाब से हमारा प्रशासन सहयोग नहीं करता है। जैसी जैसी विकास की कई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें अगर प्रशासन सहयोग करे तो लाभार्थी को लाभ महीने 2 महीने के अंदर मिल जाए। बहुत छोटी छोटी कई योजनाएं हैं जिसमें प्रशासन का सहयोग नहीं मिल रहा है। इस मामले में मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी कार्रवाई करे। देखिए ये तो जनरलाइज हो गया विषय जी। ऐसा तो मैं भी कह सकता हूं कि साहब अधिकारी काम मैं बता रहा हूं विधायक जी ने काम नहीं किया। मैं आपका कोई सवाल हो कि ये मैंने प्रोजेक्ट दिया था, ये अधिकारियों ने बात नहीं सर, ये विधवा पेंशन को लेकर के हमारी बात है प्रशासन से। मेरा ये मानना है कि जो सरकारी कर्मचारी या सरकारी अधिकारी हैं वो जनता के लिए हैं। जनता की बात को समय पर सुनना और व्यवस्था रूप से समय पर निस्तारण करना उनका कर्तव्य बनता है। सरकार ने इसके लिए समयबद्ध कार्यक्रम हर प्रार्थना पत्र के लिए कर दिया है कि 1 सप्ताह में शिकायतों का निस्तारण करेंगे, अधिकतम 15 दिन में करेंगे, और विशेष कारण है तो 1 महीने का समय जिलाधिकारी से लेंगे। और इसकी समीक्षा हमारे जो वर्तमान जिलाधिकारी हैं, मैं देख रहा हूँ कैंप कार्यालय में बुला के लोगों को सुन रहे हैं, और जो उनका निस्तारण गलत जा रहा है या लिखने के तरीके गलत हैं तो वो उनका निस्तारण खुद अपने सामने करा रहे हैं। उन्होंने आते ही कहा सारी जनताओं की शिकायतें मैं खुद स्वयं सुनूंगा। 10 से 12 वो बैठ करके स्वयं सभी की शिकायतें सुनते हैं। विशेषतर जो कार्य करने की योजना है वो सरकार की योजनाएं होती हैं, उनके अनुसार कार्य करना सरकारी तंत्र का कर्तव्य है। कैंपों को सरकार की मंशा है कि सरकार जनता के दरवाजे जाए। कैंप मोहल्ले दरवाजे, विधवा पेंशन के कैंप पहले लगते थे और अभी भी ये कार्य योजना है कि इनके कैंप जहाँ पर ज़्यादा हैं वहाँ कैंप लगा के निस्तारण किया जाए। 2 या 4 प्रार्थना पत्र हैं उनमें दौड़ाया न जाए। पेपरलेस स्कीम की भी व्यवस्था सरकार ने कर रखी है कि अब कोई पेपर वाला कार्य आगे नहीं होगा। जब आप आवेदन करेंगे ऑनलाइन होगा
ऑनलाइन होने के बाद फिर उसका निस्तारण होगा। आप देखते हैं पहले हैसियत प्रमाण पत्र महीनों लटके रहते थे, जब तक जाओ नहीं तब तक वो निस्तारण नहीं होता था। अब उसका निस्तारण ऑनलाइन हो गया है। कोई भी हैसियत प्रमाण पत्र जाएगा, निस्तारण करना पड़ेगा, और जो विलंब करेगा उस कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऐसे सरकार के निर्देश। ठीक है। हेलो सर, नमस्कार। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को कि हमारी समस्याओं को इतने गुणी व्यक्तियों के समक्ष हम अपनी प्रस्तुत कर पा रहे हैं। सर, मेरे 2 सजेशन हैं। पहला तो ये है कि जितने भी विकास कार्य वगैरह हो रहे हैं ये हमेशा पंक्तिबद्ध होते हैं। अगर ये सारे एक साथ हों, जैसे क्या होता है अभी गैस पाइपलाइन का काम चल रहा है एयरफोर्स गेट की तरफ को, उसमें क्या हो रहा है कि अभी टंकी का काम पहले चल रहा है और गैस पाइपलाइन अभी पेंडिंग है। अगर ये एक साथ दोनों काम हो जाएंगे सर, जिसकी वजह से रोड जो बार बार खोदने की जरूरत पड़ेगी उससे रोड बनाने का खर्चा हमारा बच जाएगा। इसके अलावा एक और सजेशन है सर, लगातार अभी सारे दल इस तरह का काम कर रहे हैं, कोई स्कार्फ बांटते हैं, कोई टोपी बांट रहे हैं। ये मेरा आप लोगों से आग्रह है कि ये बात मेरी और ऊपर तक पहुंचाएं कि किसी ने भी अभी विचार नहीं किया कि मास्क बांटे। कोरोना इतनी खतरनाक तरीके से फैल रहा है, इस जगह पे मैं चाहता हूं सर आप सब लोग ये बात आगे पहुंचाएं और मास्क बांटना चाहिए सर। धन्यवाद। पहला प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये कई शहरों में मुझसे मेरे सामने आया है, लोगों ने पूछा। ये बहुत अच्छा आपका सुझाव भी और सवाल भी है कि ऐसा क्यों होता है कि एक व्यवस्था के लिए एक बार सड़क खुदेगी, फिर दूसरी चीज पास होगी, फिर दूसरी बार खुदेगी। जनता यही है, काम करने वाले भी आप ही लोग हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सरकारी काम हैं, जैसे सीवर पड़ना, पानी की लाइन पड़ना, उनका समन्वय तो अब आपस में बन गया है, वो समन्वय के साथ करते हैं। लेकिन जो गैस की पाइपलाइन डलती है वो एक प्राइवेट कंपनी है, वो उसको डालती है। तो कई बार ऐसा होता है कि वो समन्वय नहीं बना पाती है। लेकिन उनको ये कहा गया है और ये उनके बॉन्ड में भी है कि अगर वो कोई भी रोड काटते हैं तो उस रोड को बनाएंगे भी, और अगर नहीं बनाते हैं तो 50,000 से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना उनके ऊपर पड़ेगा। तो समन्वय सभी जगह बनाया जा रहा है। और जहां तक मास्क का सवाल है, मैं ये बताना चाहता हूं कि एक आध नहीं, लाखों की संख्या में हमने मास्क बांटे थे, और अभी भी अगर कोरोना की तीसरी लहर रहती है तो मास्क की कमी पूरे बरेली में किसी को होने नहीं दी जाएगी। मास्क जितने जरूरत होगी उतने दिए जाएंगे। महिला शक्ति भी हमारे साथ है, बोलिए जी। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सर, मैं एडवोकेट पूजा मिश्रा बरेली से। मेरा क्वेश्चन ये है कि अच्छे से सब हो रहा है, डेवलप हो रहा है, रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, और अतिक्रमण की जो बात की जा रही है, जैसे कि उसके आसपास लोग जो काम करते हैं वो पढ़े लिखे तो होते नहीं है, वहाँ पे शॉप ला के वो लोग बैठे हुए हैं, वही उनका रोजगार है। तो अगर अतिक्रमण किया जा रहा है, उनको वहाँ से हटा दिया जाता है, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है कि वहाँ से अतिक्रमण से हटा के उनको कहीं ऐसी इस्टेब्लिश किया जाए वो काम कर सकें? ऐसी कोई व्यवस्था की जानी चाहिए उनके लिए भी। थैंक यू सर। जी। हमने जो लोग सड़क के किनारे बैठे हैं, कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए डूडा के साथ मिलकर हमने योजना बनाई है। हमने 6 जगह ऐसी चिन्हित की हैं जहां पर उनको हम प्रॉपर तरीके से जगह देंगे, जहां वो बैठ सकें। उनको वहां से कभी हटाया नहीं जाएगा, उनको प्रॉपर उनकी जगह दी जाएगी। जहां पर वो बैठे हैं उनके रजिस्ट्रेशन करा लिए गए हैं। उनके रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनको कार्ड इशू हो गया है, येलो कार्ड उनको मिल गया है, और अब बहुत जल्दी अभी कमेटी की बैठक में उनको जगह आवंटित कर दी जाएगी। जी। विधायक जी, मैं कुछ है आपके सवाल? जी। मेरा नाम निर्भय तिवारी है और मैं बरेली से हूँ। मेरा एक सवाल यहाँ के जनप्रतिनिधि जो लोग हैं और प्रशासन, दोनों लोगों से ये सवाल है कि चौराहों पे हमने कैमरे लगा दिए हैं और टॉयलेट जगह जगह बनाए हैं, तो महिलाओं को हमने सुरक्षा और सहारा देने का काम तो कर दिया है, लेकिन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हम लोग क्या काम कर रहे हैं? अभी आदरणीय विधायक जी ने बताया कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हमने जो एनजीओ हैं उनसे सभी महिलाओं को जोड़ा है, और अब बहुत सारे एनजीओ महिलाओं के बनाए गए हैं जिनसे काम कराए जा रहे हैं। उनको आर्थिक सहायता भी दी जा रही है, और वो लगातार विकास भवन में जाके वो सीडीओ से मिल सकते हैं। अगर कोई भी ऐसे लोग रह गए हैं कि जिनको लगता है कि हम स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़े हैं, वो जाके वहाँ जुड़ जाएं और वहाँ से आर्थिक सहायता भी लें और काम भी लें। वो दोनों तरह से उनका विकास होगा, आर्थिक विकास भी होगा और सामाजिक सुरक्षा तो हमने दे ही रखी है। हर तरीके की सुरक्षा मातृशक्ति को दी जाएगी। ठीक है। देखिए सर, इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि अभी नगर निगम ने पिछले कई दिनों से अतिक्रमण का अभियान जो छेड़ा हुआ था,
उसमें नगर निगम की तरफ से जो अतिक्रमण नहीं हटे थे या जिन्होंने दोबारा अतिक्रमण कर लिया था, पीपी एक्ट के 36 मुकदमे हमारे न्यायालय में डले थे। वो कमिश्नर साहब ने अभी पहल करके 1 महीने के अंदर सारे जुर्माने किए गए उन पर और सभी को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने के निर्देश पुनः टीम को दिया गया है। और इसमें प्रक्रिया जो आप वांछित चाहते हैं वो प्रक्रिया पूरी तरह से हमारा जिला प्रशासन और कमिश्नरेट से कराई जा रही है। जी, अब कुछ बुनियादी प्रश्न जो हैं वो असल में पूरे उत्तर प्रदेश के सवाल हैं, उसमें मैं आपसे चाहूँगा विधायक जी कि बताएं कि बरेली कहाँ है। एक तो स्वास्थ्य का सेक्टर है, इसमें पिछले दिनों जो रिपोर्ट आई वो उत्तर प्रदेश के लिए कतई संतोषजनक नहीं कही जा सकती। क्या बरेली में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने में आप लोग कामयाब हुए हैं? स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार वृद्धि हुई है। जो पिछली 15 साल की सरकारें थी उन्होंने काम ही नहीं किया। डॉक्टर भर्ती करने का काम नहीं हुआ। आप जानते हैं कि एक दिन में डॉक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते हैं सरकारी हॉस्पिटल्स में, उसके लिए बाकायदा अध्याचन जाता है। लेकिन अभी इस समय जरूर 3000 डॉक्टर्स भर्ती किए हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने, जिसमें स्पेशलिस्ट अलग हैं और नॉन स्पेशलिस्ट अलग हैं। इसके अतिरिक्त आयुष्मान कार्ड उसमें लगातार इजाफा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, अभी जो रिसेंट सत्र हुआ उसमें 5 लाख रुपए महिलाओं के लिए और बढ़ाए गए। मतलब अगर कोई महिला है उसे आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए की मदद मिल रही है और उसमें इलाज पूरा नहीं होता है तो 5 लाख रुपए और इंक्रीज कर दिए गए। दूसरी बात, जितनी भी हमारी सीएससी हैं पूरे जिले में, बरेली में, आप उन्हें देख लीजिए। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे फरीदपुर की सीएससी बता रहा हूं, जिसमें बहुत हाई रेजोल्यूशन की अल्ट्रासाउंड मशीन है, हाई रेजोल्यूशन की उसमें एक्सरे मशीन है डिजिटल, और वहां पर लैब भी है जिसमें ढेर सारे टेस्ट होते हैं, ब्लड बैंक भी है, और पूरी की पूरी जो हमारी कम्युनिटी सेंटर है वो पूरा का पूरा एयर कंडीशनड है। गैस और जो रही ऑक्सीजन की बात, तो उसके लिए आंवला का जो प्लांट है जिसकी क्षमता बहुत ज़्यादा है, उससे ऑक्सीजन सप्लाई के लिए हमारे यहाँ जोड़ा गया है। तो मैं जितने भी सीएससी है आप उन्हें उठा के देख लीजिए, इस समय उनकी वर्किंग बहुत अच्छी है। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जैसे मरीज भर्ती होते हैं, आप कभी भी, मैं लोगों को आमंत्रण दे रहा हूं कि कभी भी आके फरीदपुर की सीएससी देखिए, उसमें आपको मरीज भर्ती मिलेंगे और उनकी सही से चिकित्सा होती हुई मिलेगी। पूरे उत्तर प्रदेश में डॉक्टर्स की भर्ती की गई है, स्टाफ की भर्ती की गई है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी भर्ती की गई है, और जो मशीनें हैं, इसके अतिरिक्त दवाइयों की जो सप्लाई है उसके लिए मेडिकल जो मेडिसिन के लिए एक कारपोरेशन बनाकर मेडिसिन भी सप्लाई करने का बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है। आज लोग जो है वो बरेली में, आप देखिए कि इवन अगर सुविधाएं विस्तृत नहीं होती तो नेपाल के भी लोग आ रहे हैं यहाँ पर, और आसपास में जितना भी उत्तरांचल का इलाका है, इवन बिहार के लोग बरेली में इलाज कराने आ रहे हैं। यहाँ पर अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं और जो सरकारी चिकित्सा है वो भी बहुत अच्छी है। ठीक है मेयर साहब, शिक्षा भी एक बड़ा पैमाना है विकास का। अभी भी बहुत सारे लोग बरेली के कहते हैं कई चीज़ों के लिए तो दिल्ली पे निर्भर हैं। दिल्ली की तरफ जो युवा हैं वो कहेंगे कि हम एजुकेशन अगर अच्छी चाहिए तो दिल्ली जाएंगे, एनसीआर में जाएंगे। आप क्या बता सकते हैं पिछले 4-5 साल में क्या तरक्की हुई है इस पैमाने पे? हमने जितने भी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हैं उन सभी को डिजिटलाइज कर दिया है। वहाँ के अब स्कूलों के क्लासरूम देखें तो वो किसी भी सीबीएसई स्कूल से कम नहीं है। अब बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए भी एडमिशन होना मुश्किल हो गए हैं। पहला गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है हमारा, जिसमें हम 400 सीट का ऑडिटोरियम बना रहे हैं। 39 करोड़ का वो ऑडिटोरियम बन रहा है, लगातार उसमें काम चल रहा है। एयर कंडीशनड ऑडिटोरियम बना रहे हैं जिससे कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के बच्चों को भी एक अच्छा अत्याधुनिक ऑडिटोरियम मिल सके। तो शिक्षा की अब बरेली में कोई कमी नहीं है। शिक्षा के लिए यहाँ बहुत सारे स्कूल हैं जो दिल्ली को भी टक्कर देते हैं, और दिल्ली के लोग भी चाहते हैं कि किसी तरह एडमिशन उनका यहाँ के स्कूलों में हो जाए। इस तरह की शिक्षा की सुविधाएं यहाँ पर मिल रही है, तो शिक्षा की कोई कमी बरेली में नहीं है। मैं एजुकेशन के बारे में बताना चाहूँगा कि बरेली एक ऐसी जगह है जहाँ पर इस समय वर्तमान में 3 यूनिवर्सिटीज काम कर रही हैं। लगभग 3 मेडिकल कॉलेज हैं और ये मेडिकल कॉलेज पूरे यूपी में अपनी जगह रखते हैं, कहीं भी आप पता कर लें। और जो हॉस्पिटल्स भी हैं, जो क्लेरा स्वैन है या जो प्राइवेट जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, या गंगा शीलो, या इसके अलावा आपका राममूर्ति मेडिकल
कॉलेज है या राजश्री मेडिकल कॉलेज है या रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज है, ये अपना अच्छा स्थान रखते हैं उत्तर प्रदेश में। और ये 3 यूनिवर्सिटीज़ भी यहाँ पर काम कर रही हैं। इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी है, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। इसके अतिरिक्त अभी 2 यूनिवर्सिटी और आने वाली हैं बरेली में। और यहाँ के जो CBSE या ICSE बोर्ड के स्कूल हैं वो लखनऊ और दिल्ली के बीच में द बेस्ट हैं। और इवन सिविल सर्विस के लोग भी चाहते हैं कि उनके बच्चे बरेली में पढ़ें। DPS यहाँ है, गोयनका पब्लिक स्कूल यहाँ है, यहाँ पे जो मिशनरीज के जो स्कूल हैं वो भी द बेस्ट हैं। इसलिए अब चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन हो, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है उसमें सारे कोर्सेज हैं और उनके टाई अप भी, उनके मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग लगभग दुनिया के बड़ी जगह सभी जगह हुए हैं और बहुत ही इनोवेटिव काम हो रहे हैं। ठीक है, तो विस्तार से हमने इस अलग अलग पैमानों पे बात की है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी, व्यवस्था को लेकर भी, शिक्षा को लेकर भी, स्वास्थ्य को लेकर भी। और आप लोगों ने जो सुझाव दिए हैं जाहिर है कि वो जनप्रतिनिधियों तक पहुंचेंगे तो उस पर भी अवश्य भविष्य में काम होगा, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। पांडे जी आपका भी बहुत शुक्रिया, मेयर साहब, विधायक जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये उत्तर प्रदेश की बात थी बरेली से। किसी और शहर में फिर हम आप लोगों से संवाद करेंगे किसी अन्य शहर में। लेकिन जो मूल बात थी, जो मैंने शुरुआत में भी कहा था कि जब हम छोटी इकाई को दुरुस्त करेंगे तो हमें यह दिक्कत होगी नहीं कि बड़ी इकाई कैसे दुरुस्त होगी। छोटी इकाइयां जब बढ़ती हैं और उसी तरह अगर एक शहर बढ़ता है तो प्रदेश का विकास भी उसी रूप में होता है। हमें जिम्मेदार नागरिक के रूप में बरेली को आगे बढ़ाना चाहिए। जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं उनमें सहयोग करना चाहिए, जहां खामियां मिलती हैं उन पर सवाल पूछने चाहिए। आप लोगों ने भी अच्छे सवाल रखे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी प्रबुद्ध जनता का भी, और आप तीनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की बात में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।